मैं राजेंद्र कुमार सिंह, सहाचार्य, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली, विषय राजनीति विज्ञान। आज हम राजनीति विज्ञान के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर की राजनीतिक आधुनिकरण विषय में राजनीतिक आधुनिकरण टॉपिक पर राजनीतिक आधुनिकरण के प्रतिमान पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक आधुनिकरण के प्रतिमानों से तात्पर्य है कि क्या सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक दृष्टि से आधुनिकीकरण का कोई निश्चित क्रम और प्रतिमान होता है। इस संबंध में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। प्रथम, राजनीतिक आधुनिकरण की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि उसका कोई सुनिश्चित प्रतिमान नहीं बन पाता। द्वितीय, राजनीतिक आधुनिकरण का कोई अनुक्रम प्रतिमान भी नहीं हो सकता। इसका कारण उन परिवर्तनों की अनेकता है जिनको राजनीतिक आधुनिकीकरण प्रभावित और नियमित होता है। राजनीतिक आधुनिकरण का कोई अनुक्रम प्रतिमान तो निश्चित नहीं किया जा सकता, किंतु एडवर्शियल्स ने पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के अपने लेख में यह बताने का प्रयास किया है कि आधुनिकरण के आधार पर अगर सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं को देखा जाए तो मोटे तौर पर 5 मॉडल उल्लेखनीय लगेंगे। उनके अनुसार सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं राजनीतिक आधुनिकरण की निरंतर रेखा पर कहीं न कहीं अंकित की जा सकती है। ये मॉडल: नंबर 1, राजनीतिक लोकतंत्र। नंबर 2, अभिभाविकी लोकतंत्र। नंबर 3, आधुनिकरणशील वर्गतंत्र। नंबर 4, सर्वाधिकारी वर्गतंत्र। नंबर 5, परंपरागत वर्गतंत्र। अब हम चर्चा करेंगे राजनीतिक लोकतंत्र की। राजनीतिक लोकतंत्र से सेल्स का आशय उस व्यवस्था से है जिसकी ओर आधुनिकरणशील राज्य उन्मुख है। इसे उसने प्रतिनिधित्वात्मक संस्थाओं और सार्वजनिक स्वतंत्रताओं के माध्यम से नागरिक शासन के राज्य के रूप में परिभाषित किया है। इस व्यवस्था के मुख्य लक्षण हैं: सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा नियत समय पर निर्वाचित होने वाला विधायी निकाय। नंबर 2, राजनीतिक दलों का अस्तित्व जिसमें चुनाव से बहुमत प्राप्त करने वाले दल की सरकार बने। नंबर 3, राजनीतिक सत्ता तुलनात्मक रूप से अल्पकाल के लिए ही ग्रहण की जाए। नंबर 4, सत्ता से निरंकुश और स्वेच्छात्मक दुरुपयोग की किसी भी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन न मिले। स्वतंत्र न्यायपालिका का अस्तित्व हो। राजनीतिक लोकतंत्र प्रभावशाली और स्थायी हो, इसके लिए आवश्यक है कि उपयुक्त संस्थात्मक प्रबंधों को कतिपय सामाजिक और सांस्कृतिक पूर्व दशाओं का समर्थन और सहारा मिले। जैसे राजनीतिक कार्यों में भाग लेने वाले व्यक्ति लोकतांत्रिक आत्मसंयम का प्रदर्शन करें, सत्ता से चिपके रहने की प्रवृत्ति न अपनाए, विरोधी दल अनावश्यक मामलों पर सत्ताधारी दल के साथ सत्ता की होड़ में उलझे, राजनीतिक निर्णयों को लागू करने के लिए समुचित रूप से प्रशिक्षित और संगठित सिविल सर्विस की व्यवस्था हो। नंबर 2, अभिभाविकी लोकतंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र में मौलिक अंतर इस बात में निहित है कि अभिभाविकी लोकतंत्र में राजनीतिक लोकतंत्र की संरचनात्मक व्यवस्थाएं व्यावहारिक रूप में सक्रिय नहीं रहती। अनेक समाजों में कुछ लोग राजनीतिक लोकतंत्र के सिद्धांतों और प्रक्रियाओं में आस्था तो रखते हैं, किंतु इसकी स्थापना की परिस्थितियों के अभाव में लोकतंत्र लाने के लिए प्रश्नशील ही हो सकते हैं। वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवहार की यह संभावना के कारण ऐसे लोग लोकतंत्र के रक्षक या अभिभावक बन जाते हैं।
ये लोग व्यवस्थापिका और राजनीतिक दलों की शक्ति को सीमित रखकर कार्यपालिका में शक्तियों का केंद्रण कर लेते हैं, जिससे देश की राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की परिस्थितियों को पैदा किया जा सके। अभिभावकी लोकतंत्र में राजनीतिक नेताओं को लोकतंत्र में दृढ़ आस्था होती है। इसमें राजनीतिक लोकतंत्र का संरचनात्मक रूप बना रहता है, किंतु व्यवहार में संपूर्ण शक्तियाँ अभिभावक नेताओं में विद्यमान रहती है, जिससे लोकतंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक सामाजिक, आर्थिक और अभिवृद्धात्मक स्थितियों को बहुत तेजी से विकसित किया जा सके। यह राजनीतिक आधुनिकीकरण की तरफ समस्या को धकेलने के समान है। आधुनिकीकरण नंबर 3, आधुनिकीकरणशील वर्गतंत्र। कई बार लोकतांत्रिक संरचनाओं का विद्यमान रहना अपने आप में राजनीतिक आधुनिकीकरण के मार्ग में बाधा बनने लगता है। आम जनता स्वतंत्रताओं को असीमित और निरपेक्ष मान लेती है, जिससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विकासशील देशों में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। ऐसी परिस्थितियों में आधुनिकीकरणशील कूटतंत्र सत्ता में आ जाते हैं। ये स्वार्थी लोगों के गुट या समूह नहीं होते। ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक आधुनिकीकरण से अधिक बल आर्थिक और सामाजिक आधुनिकीकरण पर दिया जाता है। एक लोकतांत्रिक शासन तंत्र से परे हटकर एक अधिक अधिकारवादी राज्य की ओर उन्मुख होते हैं। यदि किसी समाज में सौभाग्य से ऐसा नेता मिल जाए जिसकी दृढ़ आस्था समाज को आधुनिक बनाने में है, तब ऐसा कूटतंत्र समाज में तेज गति से आधुनिकता ला पाएगा। नेहरू, केनेथ कोंडा, केन्यात्ता आदि नेताओं के प्रयत्नों से इनके देशों की आधुनिक अर्थव्यवस्था की स्थापना के प्रयत्न बहुत कुछ किए गए। नंबर 4, सर्वाधिकारी वर्गतंत्र। सर्वाधिकारी वर्गतंत्र राजनीतिक आधुनिकीकरण के मुकाबले में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की प्राथमिकता देता है। ऐसे गठतंत्र में एक विचारधारा के आधार पर संगठित एकाधिकारवादी राजनीतिक दल के नेतृत्व में आधुनिकीकरण के सभी पक्षों को एक साथ आगे धकेलने का प्रयत्न किया जाता है। सर्वाधिकारवादी शासन के कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं। यह विश्वास छाया रहता है कि प्रशासक समूह को ही श्रेष्ठ जीवन का उसे प्राप्त करने के साधनों का समुचित ज्ञान है, समाज के दूसरों को नहीं। सभी सामाजिक मामलों में शासन तंत्र की सर्वोच्चता मानी जाती है और शासन तंत्र जीवन के सभी क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण और प्रभाव रखता है। सत्तारूढ़ नंबर 3, सत्तारूढ़ शासकों के अलावा समाज में शक्ति के अन्य विरोधी केंद्र नहीं होते। नंबर 4, विशिष्ट वर्ग के लोग अत्यधिक अनुशासित और एकीकृत निकाय के रूप में होते हैं। नंबर 5, एक दल एक अनिवार्य अंग होता है जिसके माध्यम से विशिष्ट वर्ग अपना कार्य संचालन करता है। दल अपनी स्वयं की नौकरशाही स्थापित करता है। दल शक्ति पर एकाधिकार रखता है, अन्य किसी दल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। नंबर 7, संसदीय व्यवस्थाएं केवल प्रचारात्मक और प्रदर्शनात्मक उद्देश्यों के लिए होती है। उन्हें पहल करने या संशोधन की शक्तियाँ नहीं होती। परंपरागत वर्गतंत्र। परंपरागत वर्गतंत्र का प्रतिमान सही अर्थों में राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का खुला विरोध है, क्योंकि आधुनिकता और परंपरागतता साथ साथ नहीं चल सकते। इस श्रेणी में परंपरागत धार्मिक विश्वासों से संबंध शक्तिशाली राजवंशी संविधानों पर आधारित शासन व्यवस्थाएं आती है। शासक या तो केवल रक्त संबंध के आधार पर बनते हैं अथवा रक्त संबंधी रिश्तों चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उनके द्वारा स्वीकृत व्यक्तियों द्वारा चुनाव, इन दोनों के सहयोग से बनते हैं। शासक अपने सलाहकारों और विश्वास पात्रों को अपनी पसंद के अनुसार अपने संबंधियों, मित्रों आदि में से चुनता है।
इस प्रकार के परंपरागत अभिजातक तंत्र में किसी विधि विकास की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि थोड़े बहुत जो भी कानून बनाने पड़ते हैं शासक और सलाहकारों द्वारा बनाए और लागू किए जाते हैं। परंपरावादी वर्गतंत्र जनता को बहुत कम सेवाएं, प्राय आधारभूत सेवाएं ही प्रदान करता है। लोगों को सामाजिक और आर्थिक जीवन में यथासंभव हस्तक्षेप नहीं करता। परंपरावादी वर्गतंत्र में केंद्रीय सरकार कभी शक्तिशाली नहीं होती, क्योंकि सामंती रक्त संबंधी समूह अथवा प्रादेशिक इकाइयों के पास काफ़ी शक्ति होती है और ये केंद्रीय सरकार से लगभग स्वतंत्र रूप में अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार के राज्यों की प्रवृत्ति आधुनिकता विरोधी होती है और वे अपना औचित्य इस आधार पर प्रस्तुत करते हैं कि वे परंपरागत संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। नेपाल, भूटान, मध्य पूर्व के कुछ राज्यों में व्यवस्था पाई जाती है। सेल्स की मान्यता है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण का यह प्रतिमान अर्थात राजनीतिक लोकतंत्र राजनीतिक व्यवस्थाओं की आधुनिकता के स्तर तक पहुंचने का संकेतक है। राजनीतिक आधुनिकीकरण का श्रेष्ठतम रूप राजनीतिक लोकतंत्र है। अब हम चर्चा करेंगे राजनीतिक आधुनिकीकरण के अभिकरण। राजनीतिक आधुनिकीकरण एक पेचीदा परिवर्तन है। इसमें कई अभिकरणों के माध्यमों की भूमिका रहती है, किंतु राजनीतिक आधुनिकीकरण का प्रत्यक्ष संबंध आर्थिक विकास से नहीं जोड़ा जा सकता। डॉक्टर एस.वी. वर्मा ने स्पष्ट कहा है कि सामाजिक संचरण और आर्थिक विकास दोनों ही राजनीतिक आधुनिकीकरण के निर्णायक तत्व माने जाते हैं। इससे विकासशील देशों के लिए घातक परिणाम निकलते हैं। मोटे रूप में अभिकरण इस प्रकार है। राजनीतिक आधुनिकीकरण का प्रमुख अभिकरण अभिजन बुद्धिजीवी वर्ग होता है। राजनीतिक दल राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रमुख उपकरण होते हैं। सरकारों के तत्वाधान में ये आधुनिकीकरण की सारी गतिविधियाँ संचालित होती है। बुद्धिजीवियों के द्वारा राजनीतिक व्यवस्थाओं के साथियों गंतव्य उद्देश्यों के विकल्प सुझाए जाते हैं। इन्हीं विकल्पों में से कुछ का चयन करके राजनीतिक शक्ति को संरचनात्मक रूप दिया जाता है। अभिजन इन संरचनात्मक व्यवस्थाओं से संबंधित प्रक्रियाओं के कार्मिक होते हैं। इनकी विचारधारा और विशेष प्रकार की मान्यताओं राजनीतिक आधुनिकीकरण का परिप्रेक्ष्य तैयार करती है। इन्हीं के द्वारा राजनीतिक आधुनिकीकरण की क्रियाएं सक्रिय शिथिल बनती है। राजनीतिक दल और राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रमुख उपकरण होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इसकी भूमिका सर्वविदित है। सरकारों का राजनीतिक आधुनिकीकरण के अभियान के रूप में विशेष महत्व है। आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में सरकारों के माध्यम से ही अधिकांश कार्यों की पहल होती है। सरकारों के पास बाध्यकारी शक्ति होती है।